वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज देता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूँ, जो कि है अस्थमा। जो आज का अपना नया टॉपिक है, जो लास्ट वीडियोस मैंने बनाई थी किसके ऊपर, सीओपीडी के ऊपर। वो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसके अंदर जितने भी टाइप की डिजीज होती है वो मैंने वहाँ पे क्लियर की थी। और जो आज का अपना नया टॉपिक है दैट इज अस्थमा। देखो, अस्थमा बहुत जगह क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बेसिक एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। वैसे इससे रिलेटेड इसका मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिजीज कंडीशन एंड क्या इसके सारा सिनेरियो होता है, वो आज अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो जो अस्थमा होती है वो सबसे पहले तो इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ। दैट इज सर ये रिवर्सिबल डिजीज होती है। ठीक है, यानी कि सर ये रिवर्सिबल डिजीज होती है और किसके द्वारा होती है ये एनाफिलाइटिक रिएक्शन होती है। ठीक है, एनाफिलाइटिक रिएक्शन होती है जो किसके द्वारा मीडिएटेड होती है, आईजीई मीडिएटेड एनाफिलाइटिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा कोई भी एक अपन इसको इवेंट मान सकते हैं। ठीक है, इवेंट मान सकते हैं, फेज मान सकते हैं, एपिसोड मान सकते हैं। ठीक है, एपिसोड आता है, फेज आता है, इवेंट होता है, इंटरमिटेंट होता है, रुक रुक के होता है। ठीक है, और जिसको अपन हिंदी में दमा कहते हैं दैट अस्थमा। ठीक है, तो इवेंट होता है, फेज होता है, एपिसोड होता है, इंटरमिटेंट होता है, रुक रुक के होता है। और किस कारण की वजह से होता है सर, आईजीई मीडिएटेड होता है, एनाफिलाइटिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इंटरमिटेंट ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाता है विच लीड टू द, क्या करता है, अगर ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीड टू द, क्या सर ये लीड करेगा किसको सर, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, यानी कि डिफिकल्टी होने लग जाएगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अब ये चीज तो हो गई यहां पे क्या कि सर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, बार बार पेशेंट को सफर करना पड़ेगा, सांस लेने के अंदर परेशानी आने लग जाएगी। तो ये सब कुछ होता है, रिवर्सिबल डिजीज होती है, एनाफिलाइटिक रिएक्शन होती है, आईजीई मीडिएटेड होती है, इवेंट होता है, फेज होता है, एपिसोड होता है और इंटरमिटेंट होता है, ब्रोंकियोस्पाज्म होता है और एक्सेसिव सीक्रेशंस आती है। ठीक है, एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेशन होती है। ठीक है, सीक्रेशन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से सर एक तो ब्रोंकियोस्पाज्म, मान के चलिए अगर ये ब्रोंकियल ट्री है मान के चलिए, ठीक है, और अगर ये और ब्रोंकियोल बनाते जाएंगे अपन तो मान के चलिए जब ये बिल्कुल नैर हो जाए, ठीक है, अब नॉर्मल तो सांस ये है, ठीक है, लेकिन अगर ये बिल्कुल नैर हो जाए प्लस में यहाँ पे सीक्रेशन और प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे सीक्रेशन और बढ़ जाए तो सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी और प्लस में बिल्कुल ही सफोकेशन होने लग जाएगी। तो कंडीशन विल अराइज द टर्म नोन एज अस्थमा, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, अस्थमा कहा जाता है। सबसे आसान है और सबसे सिंपल डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, दैट इज अस्थमा कहा जाता है। तो मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं आपको तो इट इज ए, देखो इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको तो दैट इज इट इज ए रिवर्सिबल रेस्पिरेटरी डिजीज इन विच specific in which bronchospasm occur due to any specific allergen। ठीक है, due to any specific allergen, और specific allergen होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द किसकी, अस्थमा की। अब इसके सर रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द अस्थमा। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई स्पेसिफिक एलर्जन है, सबसे पहले तो सर जेनेटिक मेकअप ले लो। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का जन्मजात से ही किसी पर्टिकुलर चीज को लेके एलर्जिक है, दैट इज जेनेटिक मेकअप की वजह से हो सकता है। सेकंड नंबर पे सर कोई एनवायरनमेंट की वजह से हो जाता है कि भाई कोई डस्ट वगैरह के अंदर जाता है, उसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर डस्ट वगैरह आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स वगैरह हो जाते हैं। अब ये हे फीवर कहलाता है, इसको क्वेश्चंस पूछ लेता था कि ये हे फीवर किसमें होता है, तो एनाफिलाइटिक रिएक्शन के अंदर होता है, पोलन ग्रेन्स वगैरह जो पाए जाते हैं कोई सरसों की खेत के अंदर और जो भी उस टाइम पे कारण होता है किसका, हे फीवर का। देन इसके बाद में एनवायरनमेंट के बाद में हो सकता है सर हार्मोनल चेंज हो सकता है बॉडी का। ठीक है, हार्मोनल चेंज भी हो सकता है, हार्मोनल चेंज की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, एंजाइटी की वजह से भी आ सकता है। तो दीज आर स्ट्रेसफुल इवेंट्स के अंदर गो थ्रू होते हैं, तो उस टाइम पे भी हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा सर स्टेरॉइड्स वगैरह, ड्रग वगैरह की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर व्हिच इज मेक द पेशेंट प्रोन फॉर द अस्थमा, अस्थमा का प्रोन बना देता है। अब होता है सर कितने टाइप्स होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो दिस इज द अस्थमा, आसान बीमारी है, ज्यादा हार्ड नहीं है।
और सिंपल है। सबसे पहले होता है, अब इसके साथ टाइप्स होते हैं, पहले तो टाइप्स पढ़ते हैं कितने तरह का होता है। तो देखो अस्थमा दो तरह का होता है, फर्स्ट वन विच इज इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक होता है, और सेकंड वन विच इज एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब देखो इंट्रिंसिक जो अस्थमा होता है वो बहुत कम होता है, पर कम होगा बट लो प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है, लो प्रोग्नोसिस होती है, यानी कि जल्दी से ठीक नहीं होगा, ठीक है। और जो एक्सटेंसिव होता है विच इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है और गुड प्रोग्नोसिस होता है इसका, ठीक है। इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी डन। अब मैं आपको बताता हूं एक्सटेंसिव कैसे होता है। अब मान के चलिए, ठीक है, एक्सटेंसिव के अंदर क्या होता है, मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी बता रहा हूं आपको कैसे होती है ये। मान के चलिए कोई पेशेंट है, ठीक है, एक्सपोजर के साथ में गया, ठीक है, एक्सपोजर हुआ किसका, किसी भी एक एलर्जन की, स्पेसिफिक एलर्जन हुआ, वो एलर्जन जाएगा किसके अंदर, एलर्जन एंटर इनटू द लंग्स, ठीक है, एंटर इनटू द लंग्स। अब वो लंग्स के अंदर गया जिसकी वजह से वहां पे, अब वो एलर्जन स्पेसिफिक एलर्जन है तो इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, वो तो एलर्जी है ना भाई। अब वहां पे एंटीबॉडीज आएंगी जो उसके खिलाफ काम करेगी, आईजीई मीडिएटेड क्या रिलीज होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स शुरू होगा, ठीक है। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, अब देखो उसकी वजह से यही चीज होगी, इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा, आईजीई मीडिएटेड होगा और विच लीड टू द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी वहां पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मास्ट सेल्स होते हैं अपने, वो क्या करेंगे, रिलीज, मास्ट सेल्स रिलीज हिस्टामाइंस, ठीक है, हिस्टामाइन, ये जो हिस्टामाइंस होते हैं, ल्यूकोट्रिन्स होती हैं, ल्यूकोट्रिन्स होती हैं, साइटोकाइनिन होती है, ठीक है, साइटोकाइनिन होगी, ब्रेडिकाइनिन हो गई, ये सारी चीजें रिलीज करेगा कौन, मास्ट सेल्स वगैरह। और वहां से क्या रिलीज, ये क्या करेंगे, ये सर ब्रोंकियोस्पाज्म कर देंगे, ठीक है, ब्रोंकियोस्पाज्म होने लग जाएगा, यानी कि पूरा जो ब्रोंकियल ट्री है वो आपस में चिपकने लग जाएगा और आगे की तरफ सिकुड़ने लग जाएगा ड्यू टू। अब ब्रोंकियोस्पाज्म हो जाए और फिर भी एक जगह आदमी संभाल सकता है, लेकिन ये क्या करेगा, जो गोगलेट सेल्स होती है, ठीक है, गोगलेट सेल्स होती है वो इरिटेट होंगी, ठीक है, इरिटेट होंगी एंड लीड टू द किसको सर, म्यूकस सीक्रेशन को। अब म्यूकस सीक्रेशन भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, म्यूकस सीक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से म्यूकस सीक्रेशन होगा, जिसकी वजह से वहां पे सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी होगी, म्यूकस सीक्रेशन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द किसका, रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर इसकी अस्थमा की। अब उसके बाद में होता है, ये तो था एक्सट्रिंसिक के बारे में, ठीक है। एक्सट्रिंसिक के बारे में अपने पास में सेकंड नंबर पे जो पैथोफिजियोलॉजी होती है किसकी, दैट इज इंट्रिंसिक, बड़ी छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। देखो अब इंट्रिंसिक है, ठीक है, ये बहुत डेंजरस होती है, अगर वैसे समटाइम्स होती नहीं है, लेकिन होती है तो कैसे होती है, देखो इंट्रिंसिक है तो बाहर से कोई एलर्जी तो आ गई नहीं, लेकिन किसी भी कारण की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंजमेंट हो रहा है उसकी वजह से एक्सपोजर हुआ, उसकी वजह से हो न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या कर देगा सर, वेगल स्टिमुलेशन करेगा, ठीक है, वेगल स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, वेगल स्टिमुलेशन होगी, एसिटाइल कोलिन रिलीज। देखो सबसे पहले सॉरी ये होता है, देखो ऐसे वेगल स्टिमुलेशन होगी, उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, ब्रोंकियोस्पाज्म, ठीक है, डायरेक्टली ये ब्रोंकियोस्पाज्म कर देगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द इंट्रिंसिक किसका, इंट्रिंसिक अस्थमा का, दिस इज द इंट्रिंसिक। अब इसके बाद इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन सिम्टम्स वही जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी के अंदर होते हैं, सभी को पता है, अगर आपने नॉर्मल सोसाइटी के अंदर जो देखने को मिलता है दैट आर, सबसे पहले वीजिंग होगी, ठीक है, वीजिंग होने लग जाएगी, कौन सी, एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी वीजिंग होती है, क्वेश्चन बस यही पूछते हैं कि कौन सी होती है, एक्सपायरेटरी वीजिंग होगी। बाकी इसके अलावा सर साइनोसिस हो सकता है, ठीक है, साइनोसिस होती है, हाइपोक्सिया, और बाकी इसके अलावा सर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग जाएगी, ठीक है, और बाकी इसके अलावा क्या होगा सर, डिजनिया वगैरह होने लग जाएगा, ठीक है, डिजनिया वगैरह हो जाएगा, सफोकेशन होगी, ठीक है, सफोकेशन होगी, प्लस में और क्या होगा, तो ये सारे सबको साइन सिम्टम्स पाए जा सकते हैं किसके अंदर, अपने अस्थमा के अंदर। और बाकी क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स भी हो सकती है, ठीक है, क्लबिंग होने लग जाएगी और फिंगर्स की
हाइपरकैटमिया हो जाती है, ठीक है, हाइपरकैटमिया हो जाता है, और हाइपोक्सीमिया हो जाती है, हाइपोक्सीमिया हो जाती है। तो दीज आर द कंडीशन which will arise into the patient who is suffering from। इसके तरफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया दिया जा सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर जो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्रिकल एक्शन से ही पता चल जाएगा लगभग, तो बाकी इसके अलावा सीबीसी, एक्सरे, और बाकी इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी टाइटर करवाई जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके जो टाइटर बनाता है वो चेक किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी, एक्सरे, और ये होती है पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, पीएफटी किया जा सकता है। तो दिस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैन बी डन इनटू द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। अब होता है इसका मैनेजमेंट, ठीक है, कि भाई इसके अंदर मैनेजमेंट क्या किया जाता है, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द अस्थमा। अब किसी का अस्थमा हो जाता है तो भाई उसको ठीक कैसे किया जाएगा। देखो मैं आपको सिस्टमैटिक से बताता हूं, सारा जो इसका मैनेजमेंट होता है सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर प्रिवेंशन, यानी कि सर प्रिवेंशन ही बेटर देन क्योर जो कहा जाता है, प्रिवेंशन किया जाएगा कि भाई आप कम से कम उस एलर्जी के अंदर से, उस एलर्जेंस के अंदर से कम एक्सपोज हो। अगर मान के चलिए हो जाते हैं, देन सेकंड नंबर पे क्या होता है सर, सेकंड नंबर पे होगा विच इज सर एंटीजन एंटीबॉडी, जो एंटीजन एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनाई जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहा जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अपन ने बना रखी है, वो अपन उसके अंदर दी जा सकती है। सबसे पहले कौन सी होती है, ओमलीजुबैम, ये एक एंटीबॉडीज होती है जो इसके अंदर दी जा सकती है। थर्ड वन कौन सी दिया जा सकता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जा सकता है, ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है जो इन्फ्लामेशन को, ठीक है, जो इन्फ्लामेशन को रोकेगा, प्लस में हाइपर एक्टिव ऑफ ब्रोंकियोल्स को रोक देगा। तो दीज आर द क्या साइन सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, इन्फ्लेमेशन को रोक देगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, बेक्लामिथासोन, बेक्लामिथासोन। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है ये बच्चे के अंदर भी दिया जाता है। जब डिलीवरी होने से पहले 48 घंटे पहले अगर बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी होने वाली होती है तो लंग्स इमैच्योर होते हैं, तो मैच्योरिटी को लंग्स को बढ़ाने के लिए, सर्फेक्टेंट्स को इंक्रीज करने के लिए बेक्लामिथासोन दी जाती है 48 घंटे पहले। बाकी इसके अलावा बेक्लामिथासोन दी जाएगी इसके अंदर, और बुडिनोसाइड दिया जाता है, ठीक है, बुडिनोसाइड दिया जाता है। बच्चों के अंदर ये मुझको नहीं करवाते हैं इतना, बाकी बड़ों के अंदर ये करवाते हैं। बाकी इसके अलावा बेक्लामिथासोन ये हो जाती है। फोर्थ नंबर पे जो इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर आता है दैट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल्स स्टेबलाइजर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब देखो ये होते हैं सोडियम, मैं आपको एक एक रिलेटेड बातें बता रहा हूं, पूरी फार्मूला समझ में आ जाएगी। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, इसके बाहर इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है। अस्थमा के मैनेजमेंट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, तो मास सेल स्टेबलाइजर के अंदर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आती है, वो ड्रग यूज की जाती है। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या यूज किया जा सकता है सर, एंटी हिस्टामिनिक होती है, ठीक है, वो दी जा सकती है, इसको खत्म करता है, ठीक है। फिफ्थ वन विच इज एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक के अंदर क्या होती है, दैट इज लिवोसिट्रेजिन, नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत जगह लिवोसिट्रेजिन आती है, वो दी जा सकती है। बाकी इसके अलावा ल्यूकोट्रीन्स एंटागोनिस्ट के अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है, दैट इज मोन्टेल्यूकास्ट, ठीक है, मोन्टेल्यूकास्ट जो लिवोसिट्रेजिन ल्यूकोट्रीन्स के एंटागोनिस्ट हो सकती है। बाकी इसके अलावा सर अपने पास में एंटीकोलिनर्जिक दी जाती है, जो अभी मैंने आपको बताया था, एंटीकोलिनर्जिक जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करने वाली कोलिनर्जिक, उसको कम करने वाली एंटीकोलिनर्जिक, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये दिया जाएगा। और बाकी इसके अलावा क्या जा सकता है सर, बीटा 2 एगोनिस्ट दी जाती है, ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, जो बीटा रिसेप्टर्स होती है, जो ब्रोंकोडायलेटर करवाती है, जैसे साल्ब्यूटामोल होती है, ठीक है, साल्ब्यूटामोल होती है, फोर्मेट्रोल होती है और सोमेट्रोल होती है। तो ये ड्रग भी दिया जा सकता है कोई पेशेंट को हु इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। और बाकी इसके अलावा एक आखिरी के बात है दैट इज डायरिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इनके सारे डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर आती है, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर ड्रग आती है, दैट इज डायरिफाइड, ठीक है, डायरिफाइलिन हो गई, अमीनोफाइलिन हो गई, ठीक है, अमीनोफाइलिन हो गई, ये सारा सब कुछ इसके अंदर यूज किया जा सकता है। तो
तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ द अस्थमा। और बाकी इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एबीसी को मॉनिटर किया जाता है, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट किया जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन जिसके अंदर हाई फॉलोअर पोजीशन मेंटेन की जाती है और इसके अंदर 3 से 4 लीटर तक ऑक्सीजन दी जा सकती है इसके अंदर ज्यादा। प्लस में पेशेंट को पीएफटी वगैरह पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट के अलावा एक्सपोजर होने से प्रिवेंट करवाना पड़ता है, एंजाइटिकल सिचुएशन से, स्ट्रेस सिचुएशन से प्रिवेंट करवाता है, हेल्थ एजुकेशन साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है। और बाकी इसके अलावा बस मेन मैनेजमेंट इसका ये होता है कि उसको प्रिवेंट करवाता है उस वापस एलर्जी के अंदर एक्सपोज ना हो। दिस इज ऑल अबाउट द अस्थमा। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और अगर अच्छा सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका, ये किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी को नमस्कार।